हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आपका चल रहा है। 2022 में फॉर्म आए और 23 में आपका क्या हुआ दोस्तों, एग्जाम चल रहा है। और यहाँ पर जीके और जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनको यहाँ पर लिया गया है। और इस सेशन में यहाँ पर हमारा डे 32 नंबर डे है और यहाँ पर 32वां दिन है। और ये मॉक टेस्ट हमारा दोस्तों 32वां है। यदि इससे पहले के टेस्ट को आपने नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। एसएससी जीडी जीएस जीके के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी, उसमें सभी सेशंस को समाहित किया गया है। यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो आई बटन पर आपको लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस सेशन में दोस्तों 25 क्वेश्चंस की बात की जाती है। 25 क्वेश्चंस रिलेटेड हैं एक सेशन से, और उन 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं दोस्तों, उनको भी यहाँ पर कवर किया जाता है। यह सेशन हमारा डेली शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है, ये भी आपको पता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सेशन है हमारा शाम को 7 बजे स्टार्ट होता है। 25 क्वेश्चंस जो फैक्ट टू फैक्ट बात की जाती है। और यदि आप एसएससी जीडी के अतिरिक्त केवीएस, सुपरटेट, रेलवे पुलिस, एसएससी एसआई, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही रोमांचक यह सेशन आपके लिए होने वाला है। इसमें सीखने को आपको काफ़ी मिलेगा, एक बार आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि 1 बजे से है, हिंदी के क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें कि 1000 क्वेश्चंस को कवर कराया जा रहा है दोस्तों, तो उसको भी आप ज़रूर देख लें। बात करते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है पहला, यहाँ पर है पुर्तगाली उपनिवेशों और गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो जो पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा दमनदीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था। ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1950 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1961 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो जो कि पुर्तगालियों से इनको छुड़ाया था, उपनिवेशों जो कौन कौन से थे, गोवा दमन द्वीप को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारतीय गणराज्य में इनको शामिल किया गया था। तो 1950 में शामिल किया गया था, 1954 में, या 1961 में, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961 में दोस्तों। किसमें, सैनिक कार्रवाई के द्वारा इनको मिलाया गया था दोस्तों, और 1961 में इसको मिलाया गया था। ये पुर्तगालियों का इस पर कब्जा था, और पुर्तगालियों के कब्जे से इनको 1961 में हटाया गया था। और हटाने के बाद में दोस्तों क्या हुआ था, भारतीय गणराज्य में इनको मिला लिया गया था। तो ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब दमन द्वीप की। जो दमन द्वीप है, दमन द्वीप की जो राजधानी है दोस्तों, वह दीव है। क्या है, दमन द्वीप की राजधानी है दीव। और यहाँ इसका गठन कब हुआ था, तो गठन की अगर बात कर लें दोस्तों यहाँ पर, तो यह 30 मई और 1987 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। किसका, दमन द्वीप का, जो कि क्या है दोस्तों, एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके जो प्रशासक हैं उनके बारे में अगर बात करें तो प्रफुल्ल प्रफुल्ल खोदा प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं। प्रफुल्ल खोदा पटेल इसके कौन है दोस्तों, प्रशासक हैं। क्योंकि ये यूटी है, तो यहाँ दोस्तों यूटी है, तो यूटी के हिसाब से इसके जो प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल खोदा पटेल हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पुर्तगाली उपनिवेशों में गोवा की। तो गोवा को देखते हैं दोस्तों, ये है गोवा का आपका मैप। आप यहाँ पर देखना है आपको गोवा का मैप। तो एक तरफ तो दोस्तों गोवा महाराष्ट्र से लगा हुआ है और दूसरी तरफ कर्नाटक से लगा हुआ है। महाराष्ट्र से जहाँ लगा हुआ है और कर्नाटक से लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र की राजधानी है दोस्तों, वह क्या है, मुंबई है। मुंबई मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और कर्नाटक की है बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों, मुंबई जो है महाराष्ट्र की है, और बेंगलुरु किसकी है, आपकी कर्नाटक की। अब बात करते हैं गोवा की। तो गोवा किस जगह पर है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो जो अरेबियन सागर है, जो अरब सागर है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है,
ब्लू कलर में, ये अरब सागर है। और गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है दोस्तों। क्या क्या है? पणजी। जो आपको ये कलर दिखाई दे रहा है ये गोवा की राजधानी है। और इसका जो सबसे बड़ा जो शहर है गोवा का वो वास्को दा गामा है। कौन सा है? वास्को दा गामा। ये आपको याद रखना है। गोवा ये आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए गोवा, ये है आपका गोवा। तो यहाँ पर ये राजधानी आपकी ये है पणजी, गोवा की जो राजधानी है पणजी है। और ये वास्को द गामा ये सबसे बड़ा आपका शहर है गोवा का। अब बात कर लेते हैं गोवा को। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है वह सबसे छोटा राज्य है। तो क्षेत्रफल की एरिया की दृष्टि से अगर इसकी हम बात करते हैं तो एरिया की दृष्टि से यह सबसे छोटा यानी 28वीं रैंक पर आता है दोस्तों। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन? गोवा जो है 28वीं रैंक पर आता है। और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो पॉपुलेशन में यह 4th नंबर पे आता है। ये सबसे छोटे में आता है दोस्तों, यह सबसे छोटे में 4th नंबर पर आता है। इसका जो गठन हुआ था वह 30 मई 1987 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। और इसकी जो राजधानी है वह मैंने आपको बताया अभी। जो इसकी राजधानी है वह कौन सी है? ये पणजी जो इसकी राजधानी दिखाई दे रही है ये है। इसके अगर सीएम की अगर बात की जाए यानी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद प्रमोद सावंत। सावंत इसके कौन है दोस्तों? सीएम हैं। और इसके जो राज्यपाल हैं राज्यपाल कौन है दोस्तों? वह पीएस श्रीधरन है। कौन है? पीएस श्रीधरन। पीएस श्रीधरन इसके कौन है दोस्तों? राज्यपाल हैं। और इसकी अगर लिटरेसी की अगर बात की जाए, साक्षरता की अगर बात की जाए तो यह 88.70% की इसकी दोस्तों क्या है? लिटरेसी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया है। ये गोवा की जो राजधानी है वो ये है पणजी। और वास्को दा गामा जो है वो आपका सबसे बड़ा शहर है गोवा का। और अरेबियन सी, ये अरेबियन सी के पास में है। जो गोवा का बीच है आपका वह किस में बना हुआ है? तो अरेबियन सागर पे बना हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि लोकसभा की जो बैठक होती है किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो विघटन द्वारा या सत्रावसान द्वारा या स्थगन द्वारा या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो लोकसभा की बैठक होती है किस प्रकार से समाप्त की जाती है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए है विघटन द्वारा, ऑप्शन बी है सत्रावसान द्वारा, ऑप्शन सी है स्थगन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। जो लोकसभा की बैठक को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर देने का तरीका यही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर दूसरे का ए सही है तो ए लिखें, या बी सही है तो बी, और सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। दोस्तों आंसर कमेंट जरूर करें इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोकसभा का जो बैठक की जो समाप्ति की जाती है वो विघटन द्वारा भी की जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। सत्रावसान द्वारा भी की जाती है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और स्थगन द्वारा भी की जाती है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और इनमें से सभी, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा कि लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था? जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था वह भारतीय शासक कौन था? आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है बाबर, बी है आपका अकबर, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, और डी है इल्तुतमिश। फटाफट से इसका आंसर दोस्तों कमेंट कर देंगे। जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था वह कौन सा भारतीय शासक था? तो बाबर था या अकबर था या कुतुबुद्दीन ऐबक था या इल्तुतमिश था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, ये आपको याद रखना है। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापना की थी, किसकी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कब की थी? वह 1206 में, 1206 में की थी। और इसका गुलाम वंश का जो शासन काल था 1206 से लेकर 1290 तक का इसका शासनकाल था। कितना था दोस्तों? 1206 से लेकर 1290 तक का इसका शासनकाल था। और कुतुब मीनार किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये भी आपको याद रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी? इसकी मौत कैसे हुई थी? तो घोड़े से गिरकर, घोड़े
घोड़े से गिरकर इसकी मौत हुई थी दोस्तों। कैसे? घोड़े से गिरकर क्या हुआ था, इसकी मौत हुई थी। क्या करते समय? तो पोलो खेलते समय। या चौगन पोलो या चौगन एक ही बात होती है। तो पोलो खेलते समय इसकी क्या हुई थी दोस्तों? मौत हो गई थी। और कब हुई थी? तो 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसने क्या क्या निर्माण करवाया था। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है दोस्तों? ये 2.5 दिन का झोंपड़ा है दोस्तों। क्या है? ढाई ढाई दिन 2.5 दिन का झोंपड़ा है जो आपको देखने को मिल रहा है। क्या है? झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा है ये भी इसने किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों इसको बनवाया था। ये 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? तो यह राजस्थान राज्य में है। और किस शहर में है? यह अजमेर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है, राजस्थान राज्य में है। और यह 2.5 दिन का झोंपड़ा है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इसको बनवाया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये आपने देखी होगी, ये क्या है? ये कुतुब मीनार है। कुतुब 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 मीनार है दोस्तों। यह कुतुब मीनार है। तो इसका अगर बात करते हैं तो यह किसने बनवाई थी? तो कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट करवाया गया था। लेकिन इसको इल्तुत इल्तुत इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया था? इस इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इसके जो निर्माण को क्या करवाया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण स्टार्ट करवाया था और उसको पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है। और क्या बताना है? जो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? तो ऑप्शन एक दिया है, ए चैतन्य महाप्रभु, बी है आपका राजा राम मोहन रॉय, और सी है स्वामी विवेकानंद, डी है दयानंद सरस्वती। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वह किसके लिए है? ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो यह स्वामी विवेकानंद के लिए है। क्या है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। क्या? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वह किसके लिए समर्पित है? वह स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। अब बात कर लेते हैं यह कहाँ पर है। तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पर? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है उस पर है यह। और यह कब बना था? तो 2 सितंबर 1970 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2 सितंबर 1970 में बनाया गया था। और इसकी एक क्या खासियत है कि यह भूमि तट से 500 मीटर अंदर पर है। कि कहाँ पर है? भूमि तट से समुद्र में 500 मीटर अंदर है। यह कहाँ पर है? अंदर। तो यहाँ पर बात करते हैं अब स्वामी विवेकानंद की। बात यहाँ पर करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो इनका जो बचपन का जो नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था दोस्तों। नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था। और इनका जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 में। और इसीलिए जो आज का आपका दिन है 12 जनवरी है। क्या है? 12 जनवरी। इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। किसके? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। और जो शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था, धर्म संसद जो जुड़ी थी, कहाँ जुड़ी थी? वह शिकागो में जुड़ी थी दोस्तों। कहाँ पर? शिकागो में। शिकागो में जो धर्म संसद में इन्होंने भाषण दिया था। और यह कब जुड़ी थी दोस्तों? वह तो 11 सितंबर को जुड़ी थी। 11 सितंबर 1893 में यह शिकागो में धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाषण दिया था। और इनके भाषण ने पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि बदल कर रख दी थी। क्या कर दिया था? भारत की छवि को बदल
बदलकर रख दिया था। अब बात कर लेते हैं कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल गार्डन की। तो देखिए ये आपके सामने जो दिख रहा है वह रॉक मेमोरियल गार्डन दिख रहा है, रॉक मेमोरियल। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, ये मूर्ति है आपकी स्वामी विवेकानंद की। किसकी है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद की। और यह कब बना था? तो यह कब बना था? ये 2 सितंबर 1863 में बनाया गया था। कब? 2 सितंबर 1900, 2 सितंबर 1970 में बनाया गया था। और वह मैं जो बता रहा था वह 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म बता रहा था। किसका? स्वामी विवेकानंद का। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है ये समुद्र तट तल है, समुद्र है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आपने देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर भूमि है, भूमि से 500 मीटर अंदर है। ये कितना अंदर है? भूमि से 500 मीटर अंदर है ये आपको याद रखना। और ये क्या है, ये क्या पूछा गया है दोस्तों कन्याकुमारी में? जो पूछा गया है आपसे, रॉक मेमोरियल, रॉक मेमोरियल है दोस्तों। ये किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है 5। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है बरौनी है, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोयली। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे। इसका जो बरौनी में जो तेल शोधनशाला है भारत की सबसे बड़ी, कहाँ पर है? बरौनी में है, जामनगर में है, मुंबई में है या कोयली में है? जल्दी बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जामनगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जामनगर। अब जामनगर कहाँ पर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है जामनगर। और गुजरात की जो राजधानी है वह कौन सी है? तो गांधीनगर है। कौन सी है? गांधी नगर जो गुजरात की राजधानी है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं गुजरात के गठन की। तो 1 मई 1960 को गुजरात का गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर इसका जो रैंक देखा जाए तो 5वें नंबर पर आता है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर इसका रैंक देखा जाए तो 10वें नंबर पर आता है ये। और इसके अगर सीएम की बात की जाए गुजरात गुजरात के जो सीएम हैं, सीएम की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल हैं। कौन है? पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के सीएम हैं। और अगर राज्यपाल यानी गवर्नर की अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो आचार्य आचार्य देवव्रत देवव्रत वहाँ के कौन हैं? राज्यपाल हैं। अगर लिटरेसी की वहाँ की बात की जाए, कहाँ की? गुजरात की, तो 82.4% की वहाँ कर लिटरेसी है। ये आपको याद रखना है। तो जो जामनगर की जो है आपकी, जामनगर जो तेल शोधनशाला है वह आपकी भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। और इसका रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ही इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें बात करते हैं, देखो ये आ गई आपकी जामनगर की तेल शोधनशाला। अब ये आपको कितने एरिया में दिखाई दे रही है? तो इस एरिया को भी आपको आना चाहिए कि कितना एरिया यह है। तो दोस्तों यह जो एरिया है 7500 एकड़ में बनी हुई है दोस्तों। ये किसमें? 7500 एकड़ में बनी हुई है। क्या है? तेल शोधनशाला है जो कि जामनगर की है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में यह है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो कहाँ से अपनाई गई है? क्वेश्चन नंबर 6 है। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, दूसरा है यूएसए से, तीसरा कनाडा से, चौथा फ्रांस से है। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? जो एकल नागरिकता अपनाई गई है भारत में, इंग्लैंड से है, यूएसए से, या कनाडा से है, या फ्रांस से है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। अब बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए से फंडामेंटल राइट्स लिए, यानी मूल अधिकारों को लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो भारत को यूएसए के संविधान से लेने पड़े हैं। दूसरा अगर कनाडा की अगर हम बात करते हैं तो कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था है। संघीय संघीय शासन शासन व्यवस्था है दोस्तों। और यहाँ फ्रांस की बात करते हैं तो गणतंत्र
गणतंत्रात्मक प्रणाली को लिया गया है, गणतंत्रात्मक प्रणाली को लिया गया है। इंग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ से एकल नागरिकता को लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड से लिया गया है एकल नागरिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कदम्य राज्य की स्थापना मयूर दर्शन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। तो कौन सी राजधानी उसने बनाई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन एक देख लेते हैं, ए है बंगाल को, दूसरा है कन्नौज को, सी है बैजयंती या बनवासी को, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कदम राज्य की स्थापना की थी मयूर दर्शन ने, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बंगाल को बनाया, या कन्नौज को बनाया, या बैजयंती या बनवासी को बनाया, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो यह जो कदम्य राज था वह दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था दोस्तों। कौन सा था? ब्राह्मण राजवंश था। और यह किसने इसकी स्थापना की थी? तो मयूर शर्मा ने की थी। किसने? मयूर शर्मा ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। किसके विरुद्ध में की थी? तो पल्लवों के विरुद्ध में की थी। किसके? पल्लवों के। पल्लव जो राज्य था उसके विरुद्ध में की थी। और इसकी जो राजधानी की अगर बात की जाती है तो बैजयंती या बनवासी इसकी राजधानी थी। बनवासी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी एकदम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का जो आंदोलन छोड़ो के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वह कौन था? ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए चैम्बरलेन, दूसरा है चर्चिल, तीसरा है क्लाइमेट एटली, चौथा है मैकडोनाल्ड। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? जो भारत छोड़ो समय आंदोलन के समय में कौन था प्रधानमंत्री इंग्लैंड का? तो चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लाइमेट एटली, मैकडोनाल्ड। अब बात कर लेते हैं यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो कब से स्टार्ट हुआ था? तो 8 अगस्त से। 8 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, 1942 में यह स्टार्ट हुआ था, ये आपको याद रखना है। और इसका लक्ष्य क्या था? तो ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति करना इसका लक्ष्य था। क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति करना इसका लक्ष्य था। और भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूएम अली ने दिया था दोस्तों। यूएम अली यानी यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली ने यह आंदोलन का नारा दिया था। और उस समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो, करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और इस समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लॉर्ड लिन लिन लिथ लिथ गो। लॉर्ड लिन लिथगो तो जो था वह उस समय भारत का वायसराय था। किस समय? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की। तो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे उस समय वह वेस्टन चर्चिल थे। वेस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और बहुजन समाज। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों कि क्या इनके द्वारा स्थापित है। बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। तो इनका जो नाम था दोस्तों मूल शंकर था। मूल शंकर। मूल शंकर इनका नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर इनका नाम था। किसका? दयानंद सरस्वती का। और इनका जो जन्म हुआ था वह टंकारा टंकारा और गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इनका जो नारा था वह कौन सा था? वेदों वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी दोस्तों। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखो ये हैं आपके दयानंद सरस्वती। इनके बारे में फैक्ट भी आप जान लीजिए कि महर्षि दयानंद का जन्म मोरवी राज्य के टंकारा नामक ग्राम में संवत 1881 में हुआ था। उनके पिता का नाम करशन जी था, जो कि एक बड़े भूमि
विद्याधर थे। स्वामी दयानंद जी का जन्म बचपन का नाम मूलशंकर था। बालक मूलशंकर ने शुरू से ही मेधावी था, अतः वह 14 वर्ष की आयु तक बहुत से शास्त्र ग्रंथ और कंठस्थ कर चुका था। यानी शास्त्र थे, ग्रंथ थे, उनको क्या कर चुका था, कंठस्थ कर चुका था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता क्वेश्चन आता है यहाँ पर, संविधान में, भारतीय जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 300 आर्टिकल, ऑप्शन 340 50 आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल, 500 से अधिक, यानी 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक और 500 से अधिक। तो यहाँ पर बात करते हैं अब आर्टिकल की। तो जब यह संविधान बनकर तैयार हुआ था, निर्माण हुआ था जब संविधान का, तब कितने आर्टिकल थे, तो 395 अनुच्छेद कुल मिलाकर जब थे। भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी, तो 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में अब 12 अनुसूचियां आपकी संविधान में समाहित हैं, यानी सम्मिलित हैं। यहाँ पर अब अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी कि 400 से अधिक यहाँ पर अनुच्छेद मिलते हैं, किसमें, भारत के संविधान में, वर्तमान की बात हो रही है। तो यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब संविधान के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इसके जो फैक्ट हैं वह क्या हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख लीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, किस नाम से है, एसएससी, जीडी, जीएस और जीके, जीके, इस तरह से आपको प्लेलिस्ट दी गई है। यदि आप वहां नहीं जाना चाहते तो आई बटन पर आप जाइए, आई बटन पर आपको मिलेगी एसएससी जीडी जीएस जीके की प्लेलिस्ट, वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हमारे खत्म हो चुके हैं अब जो क्वेश्चन थे जीएस के। अब यहाँ बात करते हैं हम साइंस के क्वेश्चंस की। तो साइंस के 15 क्वेश्चन हैं दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं पर, इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। अगर सेशन अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, बल गुणनफल है किसका, है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, और भार और त्वरण का। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो बल है वह गुणनफल है, किस किस का गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का है, द्रव्यमान और त्वरण का है, भार एवं वेग का है, भार एवं त्वरण का है। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण जो होता है उसका गुणनफल होता है एफ बराबर आपका होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्रव्यमान हो जाएगा, और त्वरण क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। एफ क्या है आपका यहाँ पर, फोर्स है, ये बल है, और बल का जो मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है, तो किसके द्वारा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, तीसरा है श्वसन द्वारा, चौथा है उत्स्वेदन द्वारा। फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, या प्रकाश संश्लेषण द्वारा, या श्वसन द्वारा, या उत्स्वेदन द्वारा। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा इसका रूपांतरण होता है दोस्तों। अब देखते हैं कैसे इसका रूपांतरण होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या है आपका, ये एक बैटरी है दोस्तों। क्या है, ये एक बैटरी है। एक तरफ एनोड की छड़ है, एनायन है, दूसरी तरफ कैथोड की छड़ है, कैटायन है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। एक तरफ से यहाँ पर नेगेटिव
चार्ज निकलता है, दूसरी तरफ से पॉजिटिव चार्ज निकलता है। तो यह क्या है? रासायनिक ऊर्जा है दोस्तों। यह क्या है? पूरा ये संयोजन क्या है? रासायनिक ऊर्जा है। और यह किस में परिवर्तित हो रहा है दोस्तों? यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। किस में परिवर्तित हो रहा है? विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कैसे किया जाता है? तो एक बैटरी के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। तो दोस्तों ये क्या है? बैटरी है दोस्तों। क्या है? बैटरी, जो डीसी करंट निकाल रही है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा कहा गया है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि यह बैटरी के द्वारा ही कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आता है आपका अगला। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का जो पितामह कहा जाता है वह किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंगलर को, दूसरा है अरस्तु को, तीसरा है लीनियस को, चौथा है थियोफ्रेस्टस को। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? किसको कहा जाता है वर्गीकी का पितामह? तो एंगलर को कहा जाता है, या अरस्तु को, या लीनियस को, या थियोफ्रेस्टस को। तो वर्गीकी की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो जीवों के समूह के नामकरण और वर्गीकरण करने का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वह वर्गीकी में का किया जाता है। किस में किया जाता है? वर्गीकी में। क्या किया जाता है? तो जीवों के समूह का नामकरण हो और वर्गीकरण हो, तो वह किस में अध्ययन किया जाता है? वह वर्गीकी में किया जाता है। और वर्गीकी को क्या कहते हैं दोस्तों? टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी, सॉरी, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वर्गीकी को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी जो विज्ञान होता है उसके जो पितामह है वह कौन है, ये आपको बताना था। तो इसमें जो लीनियस हैं वह टैक्सोनॉमी के पितामह हैं। चलते हैं दोस्तों, अब टैक्सोनॉमी की बात कर लेते हैं कि किस तरह से वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ पर ये वर्गीकरण आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्गीकरण कैसे होता है? तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो, पहले जगत का वर्गीकरण होगा, फिर संघ का होगा, फिर आपका होगा वर्ग का, फिर गण का, फिर कुल का, फिर वंश का, फिर जाति का। तो टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है दोस्तों? वर्गीकरण किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवों के समूह का। किसका? जीवों के समूह का नामकरण और वर्गीकरण करने का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? टैक्सोनॉमी में होता है। और किस तरह से करते हैं? ABCDEFG, यानी 7 तरीके से ABCDEFG, 7 तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण है। जाति के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, कुल के आधार पर हो, गण के आधार पर हो, या वर्ग या संघ या जगत। चार, यहाँ 7 ऑप्शन दिए हैं। इसके आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एनपीएन और पीएनपी की बात की गई है। जो ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी, यहाँ पर एन आएगा बीच में, पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि सस्ते होते हैं, दूसरा इनमें ऊर्जा क्षय कम होता है, तीसरा इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, और चौथा अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि पीएनपी और एनपीएन में होता क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, इसमें एनपीएन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? इलेक्ट्रॉन की। और पीएनपी में क्या होता है? इसमें होल्स की अधिकता होती है। किसकी? होल्स की। होल्स की जो अधिकता होती है किस में होती है? एनपी पीएनपी में। और इलेक्ट्रॉन की होती है एनपीएन में अधिकता होती है। अब ये पीएनपी और एनपीएन आपने कई बार देखा है, लेकिन पीएनपी और एनपीएन का मतलब क्या होता है? एन होता है नेगेटिव चार्ज, पी होता है पॉजिटिव चार्ज, और एन होता है नेगेटिव चार्ज। यानी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ होता है पी पॉजिटिव चार्ज, एन नेगेटिव चार्ज, और पी पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरह से यह एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। अब एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता क्या है कि एन, दो एन के मध्य में एक पतला पी का अगर रख दिया जाए, दो एन के मध्य में एक पतला पी रख दिया जाए, तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो जा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाता है। और दो पी के मध्य में एक पतला पी एन का रख दिया जाए, एन,
तो यहाँ पर ये P है, ये P है और ये N है। तो ये किस तरह के ट्रांजिस्टर हो जाएंगे? ये PNP और ये NPN। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। किसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है? तो NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, इसलिए यह श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं, देखो ये है NPN और PNP ट्रांजिस्टर। देख रहे हो आप NPN PNP ट्रांजिस्टर, इसमें आपको एक ही जैसे आपके दोनों ये मिलेंगे फिगर, लेकिन इसमें क्या है कि जो NPN होता है वह धारा जो है बेस कलेक्टर से होती हुई एमीटर में जाती है। किस में जाती है? एमीटर में। लेकिन जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें एमीटर से धारा आती है। क्या आती है? एमीटर से जो धारा आ रही होती है, लेकिन एमीटर को धारा जिसमें जाती है वह आपका NPN ट्रांजिस्टर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है अपना अगला, क्वेश्चन नंबर है 5। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है? किसके कारण संभव हो सका है? ट्रांजिस्टर के कारण, समाकलित परिपथ चिप के कारण, नैनो पदार्थ के कारण, अति संचालक के कारण। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे तो दोस्तों किसके कारण इसका जो समाकलित सॉरी आधुनिक कंप्यूटरों का रूपकरण संभव हो सका है, यानी छोटे बनाए जा रहे हैं ट्रांजिस्टर, समाकलित परिपथ चिप या नैनो पदार्थ या अतिसंचालक। तो यहाँ पर ये समाकलित चिप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? आईसी चिप्स कहते हैं दोस्तों, इनको आईसी चिप कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी एकदम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स। कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3। तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को भी और भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें है पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 5 प्रकार के होते हैं। बाकी कंप्यूटर को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो 3, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर आईसी चिप, दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह की ये आईसी चिप होती है। तो देखो दोस्तों, ये जो है आपकी बनी हुई, ये आपकी आईसी चिप है, जिससे कि इतने इसमें ये कनेक्शंस लगे हुए हैं। और इन कनेक्शंस को देखा जाए तो यह पहले काफ़ी स्थान घेरते थे, लेकिन जब से ये आईसी चिप्स का निर्माण हुआ है तब से यह स्थान बहुत कम हो गया है। और ये किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के और जर्मेनियम के बने होते हैं। किसके? SI, सिलिकॉन और जर्मेनियम के यह बने हुए होते हैं। क्या? आईसी जो चिप होते हैं अर्धचालक, इनको कह सकते हैं दोस्तों क्या? अर्धचालक। अर्धचालक के बने होते हैं। अर्धचालक जो धातुएं होती हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनके यह बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है लैटिन में। लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ क्या होता है? ये आपको बताना है। तो लैटिन भाषा में जो वायरस होता है वह मधुर होता है या लघु होता है या तरल होता है या विष होता है? फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। जो लैटिन भाषा में जो वायरस होता है, मधुर, लघु, तरल और विष। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों विष। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी एकदम से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए, रेडियोधर्मी पदार्थ है उसकी मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या कम हो जाएगी, या अपरिवर्तित रहेगी, या आधी रह जाएगी, या दोगुनी बढ़ जाएगी, या दोगुनी हो जाती है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा? तो अगर किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी जो क्षरण होता है वह क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है, या आधी रहती है, या दोगुनी हो जाती है, या दोगुनी बढ़ जाती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अपरिवर्तित रहती है। क्या रहती है दोस्तों? अपरिवर्तित रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये रेडियोधर्मी पदार्थों की अगर बात की जाए तो यूरेनियम, यूरेनियम ये आपका रेडियोधर्मी पदार्थ है। दूसरा आपका थोरियम, थोरियम भी रेडियोधर्मी है। और तीसरा आपका पोलोनियम, पोलोनियम भी आपका क्या है? रेडियोधर्मी पदार्थ ही है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो यहाँ पर इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे तो अपरिवर्तित रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अब। यहाँ पर एक इसमें रह गया था कि जो वायरस है, वायरस की जो खोज किसने की थी? तो वायरस की जो खोज की थी वो इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की
वस्की, इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और कब की थी दोस्तों, तो वह 1892 में इन्होंने खोज की थी, किस पे, तंबाकू के पत्तियों में होने वाले मोजेक रोग पर रिसर्च करके इन्होंने इस वायरस की खोज की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन ए है 100 mm, ऑप्शन बी है 1000 mm, ऑप्शन सी है 0.01 mm, ऑप्शन डी है 0.001 mm। तो दोस्तों फटाफट से आंसर कमेंट कर देंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा। जो एक माइक्रोन है वह किसके बराबर है, 100 mm, 1000 mm, 0.01 mm या 0.11 mm। यहाँ पर माइक्रोन की बात की जाती है तो 10⁻⁻6 जो होता है मीटर होता है, क्या होता है मीटर, उसको एक माइक्रोन के बराबर होता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, मीटर को मिलीमीटर में अगर चेंज करते हैं तो 10⁻³ mm हो जाएगा। अब यह किसके बराबर है, तो 0.001 mm के बराबर आपका हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका डी एकदम से राइट आंसर है। अब यहाँ पर माइक्रो की बात की गई है, अगर नैनो की बात की जाए, नैनोमीटर की, तो नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है नैनोमीटर, नैनोमीटर में। और पिकोमीटर में अगर बात की जाए तो 10⁻⁻12 मीटर आपका हो जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आता है अगला, तरल तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण आपको बताना है। जो तरल ताल होता है यानी कि कोई भी आपको तालाब है वह वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है। अपवर्तन का कारण है, या प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या परावर्तन, या व्यतिकरण। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर देंगे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा। जो तरल ताल कम गहरा किसके कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, या परावर्तन के कारण, या व्यतिकरण के कारण। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तरल ताल कम गहरा दिखाई देता है ऊपर से देखने पर। और इसी तरह के कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये आप देख रहे हो कि कोई भी सिक्का है वह पानी के अंदर नहीं है, तो वहां पर हमारी जो आंख का जो कोण बनता है वो एकदम सीधा बनता है तली के लिए। और इसमें यदि पानी कर दिया जाए तो देखिए यहाँ पर इसमें पानी भरा हुआ है दोस्तों यहाँ तक। अब पानी भरने के बाद में ये वाला सिक्का कितना उठा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यह सिक्का अदृश्य है तब आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन सिक्का दिखलाई दे रहा है पानी में तो वह कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, तो वह आपको किसके कारण है, यह भी अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर बात करते हैं हम, यहाँ पर कोई पेन है हमारे पास और पेन हमारा पानी में अगर खड़ा है, तो जब बिना पानी के होता है तो वह एकदम पेन की जो वास्तविक स्थिति है आपको इधर से देखने को मिल रही है, लेकिन पानी के अंदर ऊपर से दिखलाई देने वाली पेंसिल की जो स्थिति है वो आपको अलग दिखाई दे रही है। तो यह भी क्या है कि पानी में गिलास में खड़ी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, कैसी तल टेढ़ी दिखाई देती है। और दूसरा सिक्का जब टब की तलहटी से ऊंचा हुआ उठा दिखाई देता है तो वह किसके कारण, तो वह भी अपवर्तन के कारण आपको दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है अगला, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो क्या उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या ये सभी। जो कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह क्या उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें दोस्तों वह उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पर देखो, अल्फा किरणों पर जो होता है वह प्लस चार्ज होता है, बीटा किरणों पर माइनस चार्ज होता है, और गामा किरणें सीधी निकली चली जाती हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है, बंदर करता है, गोरिल्ला करता है, या चिंपैंजी करता है, या बाघ करता है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा।
जो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है? तो बंदर है, गोरिल्ला है, चिंपैंजी है या बाघ है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, तो यह बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाघ। ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो बंदर भी नहीं करता उसके बराबर, गोरिल्ला भी नहीं करता और चिंपैंजी भी नहीं करता, यानी सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो वह बाघ उत्पन्न करता है। नेक्स्ट करते हैं बात, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण आपको बताना है। जो वायुमंडल में बादल होते हैं वह तैरते हैं, तो किस कारण से वह तैरते हैं? तो ताप के कारण, वेग के कारण, दाब के कारण या घनत्व के कारण। तो कभी भी आपने अगर देखा होगा इस क्वेश्चन को, कहीं पे भी अगर पढ़ा होगा, तो यह किसके कारण तैरते हैं दोस्तों? तो यह अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायु में बादल किसके कारण तैरते हैं? ताप के कारण नहीं, वेग के कारण नहीं, दाब के कारण भी नहीं और घनत्व के कारण हाँ। तो घनत्व उनमें अल्प घनत्व होता है, यानी वायु के घनत्व से कम घनत्व होता है, इसीलिए वह वायुमंडल में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग है। तो रक्त शुद्ध कौन सा अंग करता है? फटाफट से आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। तो यकृत है या वृक्क है या हृदय है या फेफड़ा है? फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। जो रक्त को शुद्ध करता है वह कौन सा है? यकृत में होता है या वृक्क में होता है या हृदय में या फेफड़े में? जल्दी से आप आंसर कमेंट कीजिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट है वृक्क। क्या होता है? वृक्क। वृक्क कहते हैं दोस्तों किडनी को। किसको? किडनी को भी क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किडनी की। तो ये देखिए आप, इस तरह से इसमें आपको दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा। तो ये किडनी है दोस्तों, एक ये किडनी है आपकी और दूसरी ये किडनी है। तो किडनी इंसान में कितनी होती हैं? दो होती हैं, और ये सेम के बीज के आकार की होती हैं। ये आप देख रहे हो, सेम के बीज के आकार की हैं। दोनों किडनियां हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों तरफ स्थित होती हैं। यह सेम के बीज के आकार की होती हैं और इन्हीं में जाकर हमारा जो ब्लड होता है वह फिल्टर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको पीले पीले कलर की, तो यह क्या होता है दोस्तों? यह अधिवृक्क ग्रंथि होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, एंड्रिनल ग्रंथि कहते हैं इसको। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाया गया है कि ये क्या है? तो यह किडनी है। दो किडनियां होती हैं आपके पास, जो कि हमारे ब्लड का क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं ब्लड को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस जो होती है, सिलेंडर में भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में पैदा न हो सके, यानी रिसाव की स्थिति में पता चल सके कि उसमें जो सिलेंडर में गैस लीक हो रही है या नहीं। तो क्या मिलाया जाता है उसमें? तो ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल, मरकैप्टन या अल्कोहल? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि एलपीजी जो खाना पकाने वाली गैस होती है, और अगर वह लीकेज होती है तो आपको पता चलता है कि यह कहाँ से लीकेज हो रही है या गैस लीकेज हो रही है। तो इसका पता किसके कारण चलता है? तो ग्लाइकोल मिक्स करने के कारण पता चलता है, या ग्लिसरॉल के कारण, या मरकैप्टन के कारण, या एथिल अल्कोहल अल्कोहल के कारण? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मरकैप्टन के कारण। किसके कारण? मरकैप्टन के कारण हमें पता चलता है कि जो गैस है वह लीक हो रही है या लीकेज उसमें है या निकल रही है। तो उससे जो दुर्गंध आती है उससे पता चल जाता है। तो किसकी दुर्गंध होती है? वो मरकैप्टन की होती है। किसकी? मरकैप्टन की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए है रेटिना, दूसरा कॉर्निया, तीसरा आइरिस, चौथा है आई बॉल। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? जो आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। रेटिना से नियंत्रित होती है क्या? कॉर्निया से होती है क्या? आइरिस से होती है क्या? या आई बॉल से होती है? फटाफट आंसर कमेंट करें दोस्तों। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो आइरिस से इसका
नियंत्रण होता है दोस्तों, किससे होता है? आइरिस से। आइरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश जो आता है आंख में उसको आइरिस कंट्रोल कर लेती है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर अब आँख के भागों की। तो यहाँ देखिए ये आँख है, मनुष्य की आँख है यहाँ पर। तो आँख के भाग देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ये परितारिका है दोस्तों। क्या है? परितारिका। उसके जो परितारिकाएं जो होती हैं वो लेंस को साधे रखती हैं। और पुतली दे रखी है यहाँ पर, पुतली जो होती है वो क्या है? ये आइरिस कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? आइरिस। और नेत्रोद भी यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ये नेत्रोद है। क्रिस्टलीय लेंस है, ये क्या है दोस्तों बना हुआ? ये क्रिस्टलीय लेंस है। और ये आपकी जो पेशियां हैं, क्या है? पेशियां, जो कि क्रिस्टलीय लेंस को इधर और उधर से पकड़े हुई हैं। पक्षमाभी पेशियां हैं। और यहाँ पर है दृढ़ पटल। क्या है? दृढ़ पटल। और ये है दृक तंत्रिका। और यह इसमें जो भरा हुआ होता है दोस्तों, यह कांचाभ द्रव भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? कांचाभ द्रव। तो ये जो आपका सॉरी आपका जो ये आँख है, तो आँख के ये महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि आपके साथ में यह चर्चा की गई है। और इसमें दो तरह के दोष होते हैं, एक होता है निकट दृष्टि दोष आँख में, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दो दोष होते हैं आँख के ज़्यादातर। और तीसरा होता है अबिंदुकता, जो कि मोतिया बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो ये आपको याद रखना है और हमें बताना है कमेंट करके कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर चुके हैं 25 क्वेश्चंस की, जो कि आपके सेशन में आए हैं इसमें। तो यहाँ पर इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। 7 बजे का समय दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जीएस की आपकी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसको ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।